नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, और इसके लिए हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, बात होगी हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। जी हाँ, सरकार द्वारा आपको बता दें, रबी सीज़न के लिए जो फसलें हैं उनका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है, जिससे किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सके और अधिक लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल सके। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि जिंसों की कीमतों में भारी गिरावट होने पर सुरक्षा प्रदान करने और नुकसान से बचाने का माध्यम है। यानी जब बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से कम हो जाता है तो सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद लेती है। भारत सरकार 23 वस्तुओं के लिए साल में 2 बार एमएसपी निर्धारित करती है, एक बार रबी के लिए और दूसरी बार खरीफ के लिए। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं: विशेष जिन्स या जिन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमतों में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए वैसे तो केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन किसानों को खास तौर पर सबसे ज्यादा बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से मिल रहा है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने किसानों की लागत तय कर उन तक बढ़े हुए समर्थन मूल्य का फायदा पहुंचाया है। इस दौरान जिन कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है उनमें धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन जैसी कई अहम फसलें शामिल हैं। खरीफ फसलों की बात करें तो ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1400 रुपए से बढ़कर 1888 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सामान्य धान का 1360 रुपए से बढ़कर 1868 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा मक्का का समर्थन मूल्य 1310 रुपए के मुकाबले 1850 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर का 4350 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 4600 से बढ़कर 7196 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 4350 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी बीच आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है और सीजन के सभी अधिसूचित फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया है। मसूर में तो पिछले साल के मुकाबले 300 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 2021 और 22 के लिए इसका समर्थन मूल्य 5100 रुपए हो गया है। 2014-15 में ये महज 3075 रुपए क्विंटल था। चने का समर्थन मूल्य 1725 रुपए से बढ़कर 5100 रुपए हो गया है। इसी तरह पिछले 6 साल के दौरान कुल बढ़त 1925 रुपए हो चुकी है। वहीं 6 साल के दौरान गेहूं में 525 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 1975 रुपए हो चुका है। जौ का 450 रुपए बढ़कर 1600 रुपए और सरसों का 1550 रुपए की वृद्धि के साथ 4650 रुपए का हो चुका है। इसी तरह रागी, जूट और कपास जैसी कई अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी काफी बढ़ चुका है।
और फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुपालन में बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय जो कृषि के साथ आप कर सकते हैं और इसके ज़रिए अच्छी खासी आमदनी आप कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा लाभ आप कमा सकते हैं मधुमक्खी पालन के ज़रिए, इसके लिए जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हर साल लाखों की कमाई की जा सकती है। ये एक कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद बल्कि मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, डंक विश जैसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 1/4 अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाती है। जी हाँ, मधुमक्खियों की उपस्थिति में सामान्य और परागण वाली फसलों की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मधुमक्खियां अगर 1 रुपए का लाभ मधुमक्खी पालक को पहुंचाती है तो वो 15 से 20 रुपए का लाभ उन काश्तकारों और बागवानों को पहुंचाती है जिनके खेतों या बागों में ये परागण और मधु संग्रहण के लिए जाती है। यानी ये साफ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। इस व्यवसाय को करना आसान होता है क्योंकि इसे छतों पर, मेड़ों के किनारे या तालाब के किनारे कहीं भी किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में किसान इस व्यवसाय को 5 कॉलोनी यानी 5 बॉक्स से शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक बॉक्स में लगभग 4000 रुपए का खर्चा आता है। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए समय समय पर इनका विभाजन कर सकते हैं। अच्छे मौसम में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, तभी मधुमक्खी परिवारों का विभाजन करना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग सकती हैं। इसके अलावा जब मधुमक्खी परिवार कमजोर हो और रानी रहित हो तो ऐसे परिवार को दूसरे परिवार में जोड़ देना चाहिए। इनमें से एपिस सिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। इनमें देसी मधुमक्खी प्रति वर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार, जबकि इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। लेकिन जब हम मौन गृह यानी मधुमक्खी के बक्सों को खरीदते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। मधुमक्खी पालने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है, साथ ही साथ उनके उचित रख रखाव की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा मौसम के अनुसार इनके बचाव के लिए उचित प्रबंधन भी जरूरी है। मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो उस शहद का निष्कासन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चौखटों में मधुमक्खियां झाड़कर मधुखंड में डाल देते हैं। इसके बाद
चाक से या तेज गर्म पानी डालकर छत्ते से मोम की ऊपरी परत उतारते हैं। फिर इस चौखट को शहद निष्कासन यंत्र में रखकर हैंडल द्वारा घुमाते हैं। इसमें अब केंद्रीय बल द्वारा शहद बाहर निकल जाता है और छत्ते की संरचना को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस चौखट को फिर से मधुखंड में स्थापित कर दिया जाता है और मधुमक्खियां छत्ते के टूटे हुए भागों को ठीक करके फिर से शहद भरना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार प्राप्त शहद को मशीन से निकालकर एक टंकी में 48 से 50 घंटे तक डाल देते हैं। ऐसा करने से शहद में मिले हवा के बुलबुले, मोम आदि शहद की ऊपरी सतह पर और अन्य मैली वस्तुएं नीचे सतह पर बह जाती है। शहद को बारीक कपड़े से छानकर और प्रोसेसिंग के बाद स्वच्छ बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा सकता है। तो जाना आपने मधुमक्खी पालन कितना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा अपने पशु की सेहत के लिए। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं एक कामयाब यानी सफल किसान की दास्तां की। ये वो किसान है जो लगातार दूसरे किसानों को हम कह सकते हैं प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं और आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। जी हाँ, इनका नाम है भंवर सिंह। और कैसी रही इनकी कामयाबी की दास्तां, कैसा रहा इनका सफ़र, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान धरा के मित्र है जो फसल उत्पादन कर प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब किसान जैविक खेती को अपनाए। जैविक खेती में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने का गुण होता है। देश के ऐसे कई किसान हैं जो जैविक खेती को पूरी तरह से अपना रहे हैं। साथ ही बाकी किसानों को भी जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है भंवर सिंह पीलीबंगा। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले भंवर सिंह ने अपने मुकाम को पाने के लिए कई परेशानियों का सामना किया है। राजस्थान के पीलीबंगा में खेती में नुकसान होने पर भंवर सिंह कुछ नया करने के विचार से जयपुर आ गए और यहां आकर खेती को छोड़ प्रॉपर्टी व्यवसाय का काम करने लगे और परिवार का खर्च निकलने लगा। लेकिन भंवर सिंह के खून में बसी किसानी बार बार दस्तक दे रही थी।
गांव में मनुष्य जब पैदा होता है और वहाँ पर देखता है, भूखमरी की ज़िंदगी देखता है, तो उसे लगता है कि इससे जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। तो मेरे मन में बचपन से एक सपना था कि हमें गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीनी। तो वहाँ पर खूब प्रयास किया, खेती में भी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास हमारा सफल नहीं हुआ। और उसके बाद में मैं जयपुर की तरफ, किसी ने बताया कि एक महानगर है और वहाँ पर जाकर के आपको किस्मत आजमानी चाहिए। तो मैं भी एक बैग लेके आया था और यहाँ आकर के मैंने प्रॉपर्टी व्यवसाय के छोटे मोटे काम स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे काम चल निकल पड़ा और ऊपर वाले ने हमारा हाथ पकड़ लिया। एक आश्रम में किए श्रमदान के बाद से भंवर सिंह ने अपने घर की छत में ग्रीन हाउस बनाने का विचार बनाया। यहीं से शुरुआत हुई किसान से सफल किसान बनने की कहानी। खेती को और बेहतर करने के लिए भंवर सिंह जैविक खेती से जुड़ी जानकारियां एकत्रित करने में लग गए। कई बार असफल होने के बाद भंवर सिंह अपनी कमियों को दूर करते चले गए और एक समय ऐसा आया जब उनके खेत हरी भरी सब्जियों से लद गए। इतना ही नहीं, भंवर सिंह को खेती से मुनाफा भी होने लगा। मुस्कुराती खेतों को देखकर भंवर सिंह ने ठाना कि अब वो जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भंवर सिंह किसानों को प्रेरित करने का काम करने लगे। पूरे राजस्थान में जागरूकता लाने के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को जैविक खेती करने के तरीकों और लाभ के बारे में जानकारी दी गई। अपने इस विचार को फलीभूत करने के लिए भंवर सिंह ने राजस्थान सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर मदद मांगी, जिससे ज्यादा किसानों को जागरूक किया जा सके। राजस्थान सरकार की मदद से भंवर सिंह ने 3 माह की यात्रा कर 75,000 किसानों को जागरूक किया। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया कि यार अपने इतना काम किया है, क्या पैसे के लिए काम किया था? तो पैसे के लिए काम किया था तो प्रॉपर्टी व्यवसाय पहले था अपना। अपने गुरु ने अपने को जो काम दिया है, शायद अपना कोई रास्ता कुछ और है, हम गलत ट्रैक पर फिर वापस चल पड़े हैं। उसी दिन निर्णय कर लिया मैंने कि भी मैं पूरे राजस्थान की यात्रा करूंगा। किसान जैविक खेती क्यों नहीं कर पा रहे? बड़ी तेजी से किसान आता है जैविक खेती करने के लिए, जिस तेजी से वो आता है उसी तेजी से वापस छोड़ करके चला जाता है। इस मन में विचार आया। मैंने मेरे जो ओनर थे उनको मैंने बोला भाई साहब मैं अब कुछ नया करना चाहता हूँ और आप अगर मेरा साथ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं पूरे राजस्थान की यात्रा करना चाहता हूँ। तो माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मैंने मिला और मैंने मेरा प्रपोजल दिया। तो राजस्थान सरकार ने मेरा सहयोग ये किया कि किसानों को इकट्ठा करने का काम राजस्थान सरकार ने किया। बाकी पूरा पैसा, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, हम खुद ही हमारा पैसा जेब से लगा करके 14,000 किलोमीटर की मैंने राजस्थान में जैविक जागरूकता अभियान करके यात्रा की। 3 महीने 90 दिन की यात्रा थी और 75,000 किसानों से रूबरू मिला मैं। मेरी इच्छा थी कि किसानों को जाकर के खेतों में जाकर के देखूं क्या हो रहा है। तो आज जो उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद को हम किस तरीके से ज़्यादा बढ़ा करके काम करें, उसके ऊपर मैं पूरे राजस्थान का सर्वे करना चाहता था और जागरूक करने के लिए मैंने काम किया और ये यात्रा इसीलिए मैंने निकाली। जैविक खेती से होने वाले मुनाफे को समझाने और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए भंवर सिंह ने जगह जगह मॉडल फार्म बनाने का इरादा किया, जिससे किसानों को जैविक खेती की सही जानकारी मिले। इन्होंने पहला मॉडल फार्म जयपुर शहर के बीचों बीच खोला है। इससे किसानों के साथ उपभोक्ताओं को भी सीधा जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए भंवर सिंह ने मोबाइल वैन के साथ साथ एक दुकान भी खोली, जिसमें लोगों को जैविक सब्जियां आसानी से मिल सके। भंवर सिंह कहते हैं कि किसान खेती को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच कराए और जो कमियां हैं उन्हें दूर करके खेतों को खुशहाल बनाए। भंवर सिंह के इन कामों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया, लेकिन उनका सपना है कि किसान हर तरह से जैविक खेती को अपनाए। जैविक खेती का बढ़ता दायरा ही उनका असली पुरस्कार होगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि भंवर सिंह जैसा जो सफ़र है आपका भी रहे कामयाबी का, और आप भी लगातार नई जानकारी लेकर, नई तकनीक को सीखकर यूं ही आगे बढ़ते जाएं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।